वो कर्टेन पे काम करना चाह रहे हैं। कर्टेन और रोलर जो आता है बालकनी में, एक पर्दा टाइप का होता है बालकनी में लगाने के लिए, और स्पून टाइप, इसमें प्लानिंग कर रहे हैं। वो बातें मतलब वो जूट पर ही बेस्ड था। जी। गुड आफ्टरनून सर, तो मेरा नाम सुमन है। मैं पटना गंगा बात हूँ और मेरा प्रोडक्ट चाहिए। ये कंपनी का नाम बॉडी है। मेरा नाम सर गौतम प्रसाद है। मैं सोशल मीडिया एक ऐप डेवलप करना चाह रहा हूँ, जस्ट लाइक फेसबुक है उसी तरह कहीं। तो इसमें काफ़ी मर्यादित अनुशासित प्लेटफॉर्म होगा और इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म होगा। इसमें सब कुछ पे करते हैं, लेकिन इसमें भी नहीं होगा। इसमें करने के बाद आगे इंटरनेट चार्जेस होंगे। तो ये हमारा एक है, इसको कैसे डेवलप, इसी के लिए ये आपका कंसेप्ट। जी सर, इसी पर हम इसका ट्रांसलेशन भी आपने किया है? जी जी कर लिया? अभी तो इसका प्रोसेस ना, मतलब ये सारा कुछ कैसे करें, एस्टेब्लिशमेंट, एड्रेस, कम्युनिकेशन, सब पर हम सोच रहे हैं और इस पे कर रहे हैं। इसी के पर्पस से हमें रहा है। मेरा नाम ये और मेरी कंपनी का नाम दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड है, और हम लोग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन चलाते हैं। और जी सर, मेरा नाम अर्चना है और मैं एक किचन, क्लाउड किचन और अभी रिसेंट मिलेट्स का प्रोडक्ट स्टार्ट किया, जिसमें मेरा कंपनी का बेबी एंड मार्केट। इसमें अभी हम लोग ऑफिस लंच प्रोवाइड करा रहे हैं और इसके साथ साथ में मिलेट्स के मैंने प्रोडक्ट बनाए थे। मेरे जो आटा और सत्तू की रेडी है वो मार्केट में है, और उसके साथ में उसका और प्रोडक्ट जैसे नूडल्स वगैरह, और मतलब देखते हैं तो क्या कहते हैं। आपको नमस्ते। आपको नमस्ते। मेरा नाम आदित्य सोना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल पेमेंट। तीन टॉपिक पर मुझे काम करने के लिए हमारी जो डिजिटल पेमेंट लेयर इज द डेटा एनालिसिस एंड थर्ड इज द ऑनलाइन पेमेंट। एम आई राइट? तो सबसे जो कॉमन है वो डिजिटल पेमेंट। लेट अस स्टार्ट विथ फ्रॉम देयर। पहले डिजिटल पेमेंट है क्या? व्हाट इज दिस? प्रैक्टिकली तो शायद हम लोग सभी भी जानते हैं कि वर्चुअली ये क्या है, लेकिन जब गाने सुनने की बारी आती है शब्दों की कमी है सबों के पास। क्या है? स्क्रीन पे देखिए, अपना स्क्रीन पे देखिए कि डिजिटल पेमेंट्स वर्ड बहुत शॉर्ट में मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। Digital payments are transactions. We know the transactions that occur via digital or online modes. ठीक है? This means both the payer, मतलब जो पे करने वाले और जो रिसीव करने वाले and the pay use electronic mediums to exchange the money. मतलब अभी क्या होता है, पेमेंट को हम लोग डिजिटलाइज किया, तो केवल वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं। अब डिजिटल पेमेंट्स के लिए इंटरनेट और फिजिकल प्रीमाइसेस की जरूरत होती है। इंटरनेट के माध्यम से भी कर सकते हैं, या कहीं पर जाकर के कुछ सामान परचेज किया, वहां पर मॉल में या किसी दुकान पे, शॉप पे, या किसी ठेले के पेमेंट की आप। एग्जाम्पल में क्या है कि आपका जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे एपीआई के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, जो कि वो एक्सेप्ट करता है, मतलब वो बोथ भी एक्सेप्टेंस है, देने वाले का भी और लेने वाले।
Similarly, if you purchase something from one local grocery store, choose to pay via UPI, that also is a digital payment. एक क्वेश्चन तो मैं आपको सब कुछ दिमाग में रखिएगा, आंसर पूछूंगा आपको। यूपीआई कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। यूपीआई कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट? ठीक, नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग आते हैं। डिजिटल पेमेंट में क्या होता है कि पार्टीज इन्वॉल्व, पार्टी जैसे पिछली स्लाइड में हमने कहा था कि पेयर और पे बोथ इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे जब हम लोग टेक्स्ट में बात इसकी करेंगे, इन डिजिटल पेमेंट सिंपलिसिटी ऑन द सरफेस मेक्स ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट्स। आपका पेमेंट मे बी वो सिंपलिसिटी के लेवल पर आपको दिखाई देता हो, बट इन बिटवीन जो आपके तो रिसीवर है या तो गिवर है, उन दोनों के बीच में जो नेटवर्क का जो बिजनेस है, दैट इज टू कॉम्प्लेक्स, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इंश्योरिंग स्मूथ एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। डेफिनेटली आपको लगता है कि आप यूजर फ्रेंडली ट्रांसफर कर रहे हैं, रिसीवर कोई मैसेज आ जाता है बिल्कुल बड़ा यूजर फ्रेंडली, बट इन बिटवीन का जो प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही। अब इनका इंटरेक्शन जो है वो आप बोथ पार्टी रिक्वायर, यहाँ पर कहा नहीं किया है कि दोनों व्यक्ति के पास अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, और वो दोनों व्यक्ति को ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में अपने आप को उन्होंने इंडल्ज कर रखा है टू गेट द ट्रांजेक्शन। इतनी सारी चीजें आपको, मतलब ये बेसिक चीजें। एडिशनली जो आपके पास है कि अदर की प्लेयर्स जो बैंक के थ्रू नहीं है, वो भी पेमेंट नेटवर्क आजकल आपको ध्यान में होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेमेंट बैंक्स बनाया है, मतलब केवल पेमेंट करते, वो रिसीव नहीं करते, वो पेमेंट बैंक्स के थ्रू वो आपको पेमेंट होती है, उसमें भी आपका मोटा मोटी ये सारे चीजें इन्वॉल्व। तो विच फैसिलिटेट सिक्योर फंड ट्रांसफर, ऑलवेज याद रखिएगा कि जो आप करते हैं आपको जो दिखाई देता है दैट इज वन थिंग, बट इन बिटवीन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट मैम, ये हम लोगों का था क्या कि डिजिटल पेमेंट काम कैसे करता है, जो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था और उसमें हमने चर्चा की थी कि डिजिटल पेमेंट काम कैसे करता है। दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल पेमेंट काम कैसे करता है। उसके लिए सबसे पहले डिजिटल पेमेंट होने के लिए पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट, जो लास्ट में हमने बताया था कि पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। वन इज द पेयर, अनदर द पे, एंड द बोथ को ऑनलाइन फैसिलिटी विद द बैंक अकाउंट होना जरूरी है, तभी काम। अब नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। दिस इज द सेकंड कंपोनेंट जिसके थ्रू हम लोग डिजिटल पेमेंट हम लोग इंश्योर करते हैं। फॉर डिजिटल पेमेंट्स मर्चेंट्स एंड द कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट एज कस्टमर्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो बोथ में दोनों के दोनों कस्टमर जो है आपके, ये दोनों को दोनों जो कंज्यूमर जो मर्चेंट दोनों के दोनों आपके उस बैंक के कस्टमर्स। सो दे नीड टू हैव बैंक अकाउंट with the online banking features. Bank accounts build up the foundation of conducting e-transactions by storing funds security and the endorsing transfers. मतलब आप कोई कमांड देते हैं और जो रिसीव करता है, उस बीच में बैंक का एक ऑनलाइन जो मॉनिटरिंग सिस्टम जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन, वो वहां पर मॉनिटर करता है, वो उसको डिसअप्रूव और अप्रूव करता है इंस्टेंटली और अकॉर्डिंगली वो पोस्टिंग। तो वो बैंक की भूमिका होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है स्टेप बाय स्टेप ट्रांजेक्शन। अब ये थोड़ा तोड़ करके छोटे छोटे कंपोनेंट में बताया जा रहा है। सपोज ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, कंज्यूमर्स क्या करते हैं, स्टार्ट पेमेंट स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग यूपीआई, मोबाइल वैलेट्स और अदर सिल्वर ऑप्शंस ऑफ इच चॉइस। मतलब उनके पास बहुत कुछ है,
डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, मोबाइल वॉलेट्स भी है और अदर बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू पेमेंट करते हैं। ये वहां पर द पेमेंट डिटेल्स फॉर द ट्रांसमिटेड फुली इनटू बैंक पेमेंट डिटेल्स, जिनको आप पेमेंट डिटेल्स में क्या आता है, किनको ट्रांसफर करना है, कितना पैसा ट्रांसफर करना है, वो चीजें आप वहां पर डालते हो। दैट मे बी भाया QR code also, that may be via text also, वो भी चीजें करते हैं। As a third option is the payment network checks the balance. आप ऐसा तो नहीं है कि आपने जो कुछ किया वो पेमेंट हो जाएगा, तो क्या होता है पहले और बैलेंस को चेक कर जो पेइंग सर जो पे होता है और उसके बाद वो फंड्स को मूव करते हैं फ्रॉम द कंज्यूमर्स बैंक अकाउंट टू द पेइंग बैंक अकाउंट, यही प्रोसेस है। और उसके बाद कंफर्मेशन मिलता है बोथ द बायर एंड द सेलर कि आपके अकाउंट से इतना डेबिट हो गया और आपके अकाउंट में इतना क्रेडिट हो गया फॉर दिस पर्पस फॉर दिस। आप देखेंगे डिटेल लगभग जो परचेजिंग आप कहाँ से करते हैं कैसे करते हैं वो चीजें, और वो लिखता है दैट हैज बीन कंप्लीटेड और इट मे बी एज दैट इज डिक्लाइंड। सम टाइम कि आपको ये लगेगा कि डिक्लाइन भी करते हैं, मे बी रीजंस बहुत सारे होंगे, 1 2 3 नहीं बहुत। तो दिस इज द स्टेप। नेक्स्ट वन मैम, अभी तक हम लोगों ने 2-3 पॉइंट देखा था और ये आते हैं पेमेंट रेल। पेमेंट रेल्स क्या है, ये टर्म शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा शायद। तो पेमेंट रेल्स क्या है, serve as the backbone infrastructure that enable the transfer of funds between banks. ये एक गेटवे का काम करता है वो बैंकर्स के बीच, ठीक है, क्योंकि पैसा एक बैंक का है तो दूसरे बैंक में जाता है, दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, तो वो एक गेटवे काम करता है, एक डिवाइस काम करता है, गेटवे बोलिए डिवाइस बोलिए या इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए जो भी बोलना, वो काम करता है जो कि उसको रिसीव करता है और रियल टाइम के सेंस में वो अनदर हिस्से को वो पोस्ट करता है, वो डालता है। तो द फंक्शन एज द पाथवे थ्रू व्हिच ट्रांजैक्शंस मूव, linking institutions and guaranteeing the smooth flow of funds, ठीक है। आप थोड़ा भी मिसमैच देंगे ना वो पेमेंट वहां ले जाकर के रिवर्ट कर देगा। सपोज वो आपके अकाउंट से डेबिट कर दिए, नेक्स्ट अकाउंट में वो रिसीवर के पास क्रेडिट किए, क्रेडिट के वक्त में गेटवे को ये पता चला कि जो डिटेल डाला गया है वो डिटेल एग्जैक्टली यहाँ मैच नहीं कर रहा, एटलीस्ट अकाउंट नंबर एंड द IFSC कोड। अब तो IFSC कोड बहुत बड़े कॉमन कर दिया गया है कि पूरे बैंक का एक ही IFSC कोड से काम चल जा रहा है। anyway, वो जब चेक हो जाता है वो दिखा जाता है कि वो अकाउंट ऑपरेटिव है या नहीं, अनदर एंड वो सारा डिटेल वैलिडेट हो जाता है तो वो पैसा वहां पर डालता है। अदरवाइज वो जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से पेमेंट वापस कर करके आपके अकाउंट में पुनः वापस कर देता है और बोल देता है ऑटो रिजेक्शंस या समथिंग। ये इसमें पेमेंट will exist in the many forms such as the automatic clearing house, ACH, ठीक है। अब चेक क्लियरिंग कैसे होता है आप लोगों को पता है, कोई बताएगा? कोई बता? जैसे हम बाइक अपना लिए तो जैसे चोला मंडल में होता है इसलिए तो नॉट क्लियरिंग फॉर योर ब्रांड क्लियरली, उसके बाद में जो है That is your part in between transactions from one bank to another. पहले याद होगा कि आपको 48 घंटा से 72 घंटे चेक है, अब 3 से 4 घंटे। रीजन कितना है कि वो आप जब चेक डालते हो बैंक को लगभग हर ब्रांच के पास वो आप आ नहीं सकते, अदरवाइज वो अपने सोल ब्रांच को चेक एग्जैक्टली स्कैन करके उसी साइज में उसी क्वालिटी में वो चला जाता है क्लियरिंग सेक्शन। आप
आपने अभी स्कैन किया, चेक वहां पर सीधे खींच लाएंगे। वहां पर जहाँ जनरेट करने वाले लोग बैठे हुए हैं दोनों साइड, वो चेक को देखते हैं, स्क्रीन पर ही देखते हैं, स्क्रीन पर ही ओके करते हैं। उस स्क्रीन पर सब कुछ उनके पास है। जब वो क्लिक करेंगे उनके अमाउंट पर, तो उनके बैंक में कितना बैलेंस है वो वहां पर क्लियरली दिखेगा। जब वो सिग्नेचर पर प्रेस करेंगे माउस को, तो सिग्नेचर उनका जो रिकॉर्ड में है वो वहां पर दिखाई देगा। बहुत होता है। और जो पहले जमाने में 72 घंटे लगा करते थे, या आउट स्टेशन क्लियर कराने में करीब करीब 10 दिन लग जाते थे, अब आप आंध्रा में चेक डालो, आंध्र प्रदेश में जाओ, आप संडे को घर में सोए हुए, इट डजंट मैटर, केवल वहां पर सिस्टम का रात के 2 बजे में मैसेज आपके पास आ जाएगा कि आपका चेक क्लियर। तो ये भी एक कंप्लीट प्रोसेस एसीएच का दिया हुआ है, एसीएच में ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस के जैसे हमारा केवल स्कैन किया, बाकी सारा काम सिस्टम को कर। लेकिन हमें जो एसीएच में जैसे फॉर्म भरवाया है, बाकी सारा कुछ ऑनलाइन में तो चेक वगैरह हमको दिए नहीं, हम जस्ट साइन किए, वो ऑटोमेटिकली बैंक से एसीएच में ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये निर्धारित करता है बैंक निर्धारित, तो बात बोल रहा हूँ बैंक निर्धारित करता। और थिंग इज दैट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जो आप अपना चेक उसको देते हो, वो चेक देते हो वो सेल्स में, जब वो आप उनके स्कैनर में डालते हो, आप चेक जमा करते हो, वो उसी को स्नैच करके वहीं पर कैप्चर कर करके सीधे भेजते हो। अभी बहुत जगह बैंक में क्या है कि आपको ड्रॉप बॉक्स में डालना, और अब मशीन में जो डालते हैं, जिस वक्त आपने डाला वो टोटल का टोटल वो पिक्चर इमेज को ट्रांसफर कर करके वो चीजें आप उसमें बहुत कुछ चीजें आप बोल रहे हो, वो बैंक टू बैंक और सिस्टम जारी करता है। बट थिंग इज दैट अल्टीमेटली इज दैट कि फिजिकल चेक आप अगर आपको इशू करने की जरूरत है, या आपने इशू किसी को किया है और मुझे लेना है, जमा करना, जैसे ही जमा करो तो इमेज वहां से क्रिएट होगा और सर्टेन बैंक को चला जाएगा जिस बैंक को वहां पर। हाँ, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने चेक नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जस्ट फॉर्म पे साइन किया और वो आधार कार्ड से और बैंक अकाउंट से होगा, और एसीएच वो ऑटोमेटिक हो गया। अभी इधर फिर मैसेज आया है कि आपका जो है बैंक से हम लोग आगे आ रहे हैं। अगले मुद्दे की बात, क्योंकि चेक की बात हम बीच में आपको जानकारी दी, चेक की चर्चा मैंने उस स्क्रीन पर कही नहीं, तो आपकी जानकारी की एडवांसमेंट क्या स्थिति है आज हमारे देश में, जो आपको गर्व होगा कि यू आर एट पार विद द यूएसए, कम से कम क्लियरिंग। आप इस बात को बहुत खुशी, यूएस में जो सिस्टम है तो उससे आप पीछे। So, any data have you? How many people using UPI in India? सर अगर मैं मेरे पास डाटा तो नहीं, एक ही डाटा है बिलियन, Billion. नॉट इन मिलियन, बिलियन। So what is the percentage of total population? दैट इज टू लो, ठीक है, वो 36%। 36%. But sir, in USA, 80% people using UPI. यूएसए में तो यूपीआई यूज ही नहीं हो रहा, आप जाने की बात। Digitalization. इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यूपीआई कब और कैसे स्टार्ट हुआ, वो मुझे अभी जानना है। It is a part of digital India. ऑफ कोर्स। हाँ सर, नेक्स्ट। चलिए, वो तो हम लोगों ने बताया कि कैसे कैसे पेमेंट होता है और किस तरीके से होता है। नाउ the type of digital payments in India, so we have to stick with our country। तो हम लोग इंडिया के सेंस में बात करेंगे कि कितने पेमेंट्स, मोटा मोटी 10 सिस्टम हमारे यहाँ, ये ब्रॉडली 10 सिस्टम्स हमारे यहाँ, कुछ उसमें पुराने हैं, कुछ रिलेटिवली नए हैं। ये अभी हम लोग ये नेक्स्ट में। What is the banking card? Banking card involves debit card, credit card, prepaid cards,
to make the cash payment also. मतलब वो this one is nothing but the alternative to cash payment. सबसे पहले हमारे कंट्री में 1981 में आंध्रा बैंक ने क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया 81 और अभी आपका 24 आप शायद 2002 या 2003 तक क्रेडिट कार्ड उनके पास हुआ करता था जिनको क्लास 1 स्टूडेंट था, तो आप क्रेडिट कार्ड शायद सबों के पास लगभग आ गए। So cards are preferred because of multiple reasons. Instead of cash, मतलब payment through cards is also the mode of the digital payment. So cards are preferred because of multiple reasons, including but not limited. दोनों वर्ड है, सुविधा के लिए नहीं, पोर्टेबिलिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। यही तक नहीं है, इसके और भी कई कारण। This is the only mode of this payment that is popular in online and physical transactions. ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑनलाइन भी पेमेंट होता है और फिजिकल भी। आप लोग दुकान में जाकर के अपना कार्ड बढ़ा के देते हो तो मेक द पेमेंट। मेनी एप्स, ठीक है, बहुत सारे एप्स ऐसे भी हैं जो क्रेडिट कार्ड का डिटेल लेकर करके पैसे को फ्रॉम वन एंड टू अनदर ट्रांसफर करते हैं जिसका को। और इसमें आपके कई कंपनी है जिसमें क्रेडिट काफी पुराना, काफी पॉपुलर अब स्क्वायर भी आ चुकी है। अलावा इसके भी कई कंपनियां हैं जो इस पर इस पर काम करती है, इस ऐप पर काम करती है। नेक्स्ट, ये आप लोगों ने सुना हो, लेकिन जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं शायद आप लोगों ने यूज नहीं किया। USSD, दिस इज Unstructured Supplementary Service Data। ये लॉन्च किया गया है इंडिया में। पर्पस ये है कि बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे ऐसे इलाके में रहते हैं जहां आज भी प्रॉपर्ली, ऑल्दो आज भी वर्क करना थोड़ा टफ होगा, बट आज भी वहां प्रॉपर्ली बैंकिंग सिस्टम नहीं है और आज भी इंटरनेट सिस्टम जो क्वालिटी का होना चाहिए, जिस एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो आज है। अंडर द USSD, मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर पॉसिबल विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन बाय डायलिंग *99# on any essential feature। ये आप लोगों ने कभी कर देखा है? आपने किया? कितना पैसा? ये एक ऐसा चीज है जिसपे कि आप रिमोट में रहने वाले लोगों आप सिखा सकते हो जिनको इंटरनेट नहीं अवेल करना है या जिनके पास इंटरनेट नहीं है या इंटरनेट पे करने की ताकत नहीं है, पेमेंट करने की ताकत नहीं, उनको आप इस फीचर का यूज कर करके आप मोबाइल नंबर टू मोबाइल नंबर आप पेमेंट। दिस इज नॉट पॉपुलर, रीजन भी कि अब शायद इंटरनेट सबके हाथ में आ चुका, बट ये जिस वक्त आया था उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत। दिस नंबर इज ऑपरेशनल अक्रॉस ऑल टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स। ये जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सारे के सारे लोग, सर हम आपको लिंक करें, वो सारे के सारे लोगों को ये देना है, गारंटी देना है, ये उनके एग्रीमेंट में डाला हुआ है कि दिस फीचर जितने भी टेलीकॉम सेक्टर से प्रोवाइडर है दिस फीचर को आपको देना है। और ये जब फैसिलिटी देते हैं तो वो अलाउ करते हैं कस्टमर्स को टू अवेल द सर्विस विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। हमको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करना। फीचर फोन में और ये टूजी फोन में, फीचर फोन का एक USSD एसेंशियल फीचर फोन, एसेंशियल को कह लीजिए आप बेसिक फीचर, तो वो टूजी फोन जो कीपैड वाला, ठीक है। और इसके थ्रू आप पैसा ट्रांसफर करते हैं
बैलेंस इंक्वायरी एक्सटेंड करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं। अराउंड 51 leading banks in India offer USSD, including in the 12 languages, मतलब जो रीजनल लैंग्वेजेज है उसमें वो भी, जैसे तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, नॉट इन मगही और आपका मिथिला यहाँ का नहीं है, बट जो राज्य स्तरीय जो लैंग्वेज है वो सारे के सारे मराठी में है और इंक्लूडिंग हिंदी भी है। तो ये बहुत चीजें ऐसी है जिसको कि आप यूज कर सकते। नेक्स्ट मैम, अब आते हैं कि दिस इज द अनदर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये तो पब्लिक है, खासकर कभी पोस्ट ऑफिस वाले जो करा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस गली गली में लोग करते हैं। सीएसटी जो लोग खोले हैं, सीएससी और सीएसपी, पोस्ट ऑफिस तो चलिए मेन रोड पर, अब जो गली गली में जो दुकानों में सीएससी और सीएसपी खोल रखा है वो आपको ये करवा, तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता ये करना है कि आप ये बगल में कोई दुकान ऐसा है कि नहीं। और लो इसका डिसएडवांटेजेस कुछ है, लेकिन उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप मान के चलो कोई भी सिस्टम स्टार्ट तो टिथिंग ट्रबल आते हैं, और टिथिंग ट्रबल सिस्टम में नहीं होता है, यूजर एंड पर होता है, करना कुछ होता कुछ। कभी कभी पैसे फंसते हैं तो उनको रिवर्ट करने में एक सप्ताह लग जाता है पैसा, लेकिन फाइनली रिवर्ट होता है। चलिए, इट इज a bank led model of digital payments initiated to leverage the presence and reach of Aadhaar। मतलब सिंपल बात ये हो गई कि प्रत्येक नागरिक को आधार की जरूरत है, ठीक है। Under this system, customer can use their Aadhaar linked accounts, man, what should you? Under this system, the customers can use their Aadhaar linked accounts to transfer money between two Aadhaar linked bank accounts। चलिए, मतलब ये हुआ कि आपका अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, जो रिसीवर है उनका भी अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। अब बात ये आती है कि रिसेंटली कुछ चीजें हट कर करके मैं बोल रहा हूँ बार बार, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यू कैन नॉट कंपेल टू योर कस्टमर टू लिंक देयर आधार कार्ड टू देयर। अभी कहा दिया आप कंपेल नहीं कर सकते। अब तक तो था कि गर्दन पर चढ़ के लोग करवा लिया करते, अब मना किया जा रहा है आप ऐसा। फिर भी ये ऑप्शनल है कि आप अपना लिंक करना चाहते कि नहीं करना। अगर आप लिंक करेंगे तो यू विल गेट दिस फीचर, अदरवाइज आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। एनीवे, तो ये जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, दिस वन नॉट दिस डजंट रिक्वायर एनी फिजिकल एक्टिविटी लाइक visiting a branch, using debit or credit card or signing a document। यहाँ पर क्या है कि जो आपका आधार है वो नंबर आपको अपने पास रखना होगा। आप अपने जो पॉस जहाँ पर आप जाते हैं या माइक्रो एटीएम वहां जाते हैं वहां जाइए और वहां पर जाकर के उस आधार के थ्रू आप अपना पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो सीएसपी भी हो सकता है जो बैंक में क्लियर टर्मिनेट किया हुआ है, और आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह भी जो अभी चर्चा की उन्होंने की थी पोस्टल डिपार्टमेंट दे आर ऑथराइज्ड, वो भी कर सकते हैं और वो पेमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट मैम, दिस इज द यूपीआई। यूपीआई के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि शायद जान करके आपको सुखद आश्चर्य होगा, अब तक जो डाटा लिया गया था वो ये लिया गया था कि 3 बिलियन, याद रखिएगा, एक मिलियन नहीं, 3 बिलियन डाटा
अब तक 2021 तक का है कि लोगों ने यूपीआई को यूज किया और डे बाय डे ग्रोथ इसका मतलब वो अर्थमेटिकल नहीं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आप लोग समझते होंगे, 2 दिन 4 खत्म 8, उसमें वो इंक्रीज कर रहा है। तो यूपीआई बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। और इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि यूपीआई पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो डिजाइन किया गया वो और किसी कंट्री में नहीं किया गया, आपके ही कंट्री में किया, और इसको आपके ही बड़ी लोकल बॉडी में, नेशनल बॉडी में इसको बनाया। और यही कारण है कि आज जब प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं विदेश में तो यूपीआई एक वन सिस्टम होता है जहां पर ये समझौता होता है अब आपका यूपीआई फीचर यूज करें। अभी आपके पड़ोस में नेपाल ने, बांग्लादेश ने एक्सेप्ट किया है कि, भूटान ने एक्सेप्ट किया कि यूपीआई फीचर यूज करें। चलिए आप बोल रहे हैं छोटे छोटे कंट्री, फ्रांस को आप छोटे कंट्री नहीं मानते हैं। फ्रांस ने भी अभी पिछले विजिट में, फ्रांस विजिट में उन्होंने एग्रीमेंट किया है तो इस यूपीआई फीचर को यूज कर रहा है। ठीक है, और आप यूपीआई फीचर ही है कि हर ठेले वाले के नीचे एक आप ये देखते हैं क्यूआर कोड, जहां पर आप मोबाइल ऑन करते हैं, वो डालते हैं और पेमेंट आप करते हैं। ये डिजिटलाइजेशन आपका अभी तक पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, क्योंकि यूएस में ठेला नहीं है। जो विकसित कंट्री है वहां पर जो जिस राह गली में ठेला बेचता है वो वहां नहीं है, इसलिए वहां जरूरत महसूस नहीं की। लेकिन आपके गली गली नुक्कड़ में जो आप पेमेंट रिसीवर में बैठे हैं, जहां पर आप जाते हैं और आप अपना पेमेंट करते हैं, और ये इतना ईजी है कि क्या शहर के लोग, क्या गांव के लोग, क्या अति रिमोट के लोग वो भी पेमेंट करते, इतना ईजी। आप अपने स्टाफ को भेजिए और बोलिए कि भैया तुम वहां जाओ, सामान लेकर के आओ। स्टाफ को कैश देने की जरूरत आपको नहीं है, वो जाता है मोबाइल से क्यूआर कोड आपके पास भेजता है, आप उसको स्कैन करके पेमेंट चलाइए। कितना सुरक्षित कि आपका पैसा चोरी नहीं होगा, कोई रास्ते में छीनने वाला नहीं। आपके पास पैसा घट गया, आप अपने परिवार के सदस्य को बोलिए कि हम यहाँ खड़े हैं, आप पेमेंट करके। ये जो चीजें, ये जो डिजिटलाइजेशन की ताकत आपके पास आई है, ये आपके यूपीआई के बाद है। और यूपीआई अभी पूरे वर्ल्ड में शायद अब बहुत राइट टर्म यूज नहीं कर पाएंगे, पेटेंट वर्ड से यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेटेंट हुआ या नहीं हुआ है ये पूरे फीचर्स का, या इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता। लेकिन वर्ल्ड में जर्मन क्यू में है, सऊदी अरेबिया ऑलरेडी एग्रीड हो चुके हैं, फ्रांस एक्सक्यूट कर चुके हैं, आपके 3 पड़ोस कंट्री कर चुके हैं। तो ये आपको ये महसूस करना होगा कि आपकी कंट्री इस मामले में बहुत है। हाँ, अभी हम सब ये गूगल न्यूज पे पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे, आपने कहा तो याद आया कि अमेरिका भी और उनका जो सिस्टम है और जो अधिकारी है वो भी मतलब बोल रहे थे कि ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है और सिक्योर सिस्टम। बहुत सिक्योरिटी अभी तक यूपीआई के वजह से आपके कोई कंपनी Sir, it is globally work. जैसे any people living in Germany or other side from India anywhere. जहां पर आप इस टेक्नोलॉजी ने जिस कंट्री ने अडॉप्ट किया वहां पर, जैसे फ्रांस ने कर, अरे अगर आप फ्रांस गए आप यूपीआई यूज कर कहीं नहीं। बाकी लोग उसमें ध्यान दें, बाकी को पेमेंट तो कुछ अमाउंट तक ही तो फ्री होगा, जैसे अभी हम लोग करते थे वो टैक्सेबल होगा, कुछ अमाउंट के बाद वो टैक्सेबल नहीं, इट इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर। तो आपकी बात है क्या टैक्सेबल होगा,
आप एक्सपेंडिचर आपको जितना खर्च करना है, लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ करोड़ स्टार्ट कोई बता रहे हैं गलत मैसेज गलत जिसने भी किया तो गलत। ठीक है अभी तक हमने ये सुना है कि मतलब ये, लेकिन अभी अगर गूगल करा रहा है कि कुछ चार्जेस गूगल पे जो है, जी गूगल पे वो अपना जो है जैसे अभी भी चार्ज कर रहा है, जैसे पहले रिचार्ज करते थे तो कुछ नहीं एग्जैक्ट पेमेंट नहीं करता, अगर गूगल ऐसे एक जो लेवल सिस्टम दैट इज द पेटीएम दैट इज द पेटीएम। सर तो एक सवाल और था कि सभी कंट्री का करेंसी अलग अलग है और वैल्यू अलग अलग होते हैं। तो सपोज कुछ लोग अगर फ्रांस से कर रहे हैं तो वो तो वहाँ की करेंसी से करेंगे, तो फिर कन्वर्टर फिर कैसे काम करेगा इसमें? वो फीचर्स डेवलप इनेबल्ड किया हुआ है, वो फीचर्स इनेबल्ड किया हुआ है। तो चार्ज भी करते हो उससे? ट्रांसफर करते हैं, चार्ज भी उसके करते हैं? नहीं, यूपीआई का भी था कुछ। आप ये सोचो ना कि यूपीआई कौन करता है? आप 2 करोड़ रुपया यूपीआई में नहीं ट्रांसफर, आपको स्टार्ट खरीदा, आपने स्टार्ट खरीदा या आपके पास किसी को जरूरत पड़ी, आप उसको 1000 2000 10,000 15,000 20,000 क्या करते हैं या लाख करोड़, उस छोटे से अमाउंट के कोई ट्रांजेक्शन चार्ज कहीं नहीं। कुछ जैसे हम लोग दूसरे कंट्री में पैसा ट्रांसफर करना होता है तो हमें इंटरनेशनल बैंकिंग इनेबल करनी पड़ती है। तो क्या यूपीआई के साथ भी ऐसा कुछ होगा? जैसे आपने बोला फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे किसी को अमाउंट ट्रांसफर करना जो फ्रांस में रह रहा है, तो ये डिफॉल्ट रहेगा या हम लोग को कुछ इनेबल भी करना पड़ेगा उस पर? नहीं, आपने यू आर द पे, ठीक है, उनको रिसीवर करना। अगर उन्होंने यूपीआई अवेल ही नहीं किया, मान किया है अवेल नहीं किया तो आप नहीं कर सकते। मान लिया आपने यूपीआई अकाउंट नहीं दिया तो आप नहीं कर सकते। अगर उन्होंने यूपीआई अकाउंट लिया है तो आप आराम कर तो ऐसा कोई फिक्स नहीं रहेगा कि हम बोथ में वो चीज एक्सेप्टेंस बोथ में होना चाहिए। आप किसी को जबरदस्ती किसी को में नहीं डालते, वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यही मैंने कहा कि यूपीआई इज पेमेंट सिस्टम दैट creates a numerous bank accounts into a single account. आप अपने यूपीआई अकाउंट में आपके सारे के सारे बैंक अकाउंट में allowing money transfer from between among parties compared to NEM जो आपका बहुत पॉपुलर है RTGS या IMPS. The UPI is considered a well-defined and standardized process across the banks. ये सारे बैंक में सिमिलर फैशन में ऐड करते हैं। The benefit of using UPI is that it allows you to pay directly from the bank account without the need to type the card or the bank detail. आपको कोई बैंक डिटेल नहीं डालना है, अकाउंट नहीं डालना, सीधे यूपीआई डालना है या क्यूआर कोड पर आप उसको सीधे डाल। नेक्स्ट चलिए, मोबाइल वॉलेट्स आज भी पॉपुलर है, पहले भी पॉपुलर। ठीक है, इसकी पॉपुलैरिटी इसका यूसेज साथ मेरे हिसाब से कुछ घटा है। घटने का कारण बात की बात है। तो मोबाइल वॉलेट्स आर ए टाइप ऑफ वॉलेट वेयर यू कैन कैरी कैश इन ए डिजिटल फॉर्म। ठीक है, often customers link their bank accounts or banking cards to their wallets to facilitate secure digital transactions. Another way to use the wallet is to add money to the mobile wallet and use the balance to transfer the money. ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा ही हम लोग करते हैं। वॉलेट में जो जैसे पर्स हमारे पास है उसमें कोई पैसा रखा, जब हुआ तो दिए उनको दिए, जब उनसे मिला तो उनसे लेके दोनों पर्स में डाले। सेम चीज वो मोबाइल वॉलेट जिसमें आपने कोई पैसा ऐड किया या फिर जिनको देना उनको दिए, जिनसे लेना उसको रख लीजिए। आप कुछ ये इसमें है नहीं, बट वो चीजें एक समय बहुत ये पीक पर। Many banks have launched their wallets. Additionally, notable private bank companies have established their presence in the mobile wallet space. अब कोई मुझे मोबाइल वॉलेट का कोई नाम दो तीन बताए।
वैलेट्स तो काफी सर आ गया है, लेकिन जो डिजिटल जो लेट मी नो द नेम ऑफ मोबाइल वैलेट्स। सर आजकल तो फ्लिपकार्ट वालों भी वैलेट देते हैं, और फ्लिपकार्ट। सर इतना पॉपुलर पेटीएम है, आप उसका नाम क्यों? पेटीएम भी तो मोबाइल वैलेट यस, आप पेटीएम मोबाइल वैलेट है आपका, पेटीएम, गूगल, मोबीक्विक आपका मोबाइल वैलेट है, एम-रुपी मोबाइल वैलेट्स है। इसके अलावा वोडाफोन तो दे ही रही है, फ्लिपकार्ट दे ही रही है, एयरटेल मनी देती है, एम पैसा देती है, योनो एसबीआई, यूनिवर्सिटी उसको आप नहीं, वो आप उसको मोबाइल वैलेट नहीं पूछ, नेट बैंकिंग, वो डायरेक्टली बैंक का। ये जियो मनी दे रही है वो आजकल। हाँ, एसबीआई बॉडी जो है वो एक अलग है, यूनो के जो आपका एसबीआई बॉडी उसमें ये आता है, उसमें आप पैसा जोड़ सकते हो, पता है। वोडाफोन है, एक्सिस बैंक का कुछ है, फिर आपका आईसीआईसीआई का पॉकेट कर करके, ये सारे का सारे बैंक जिसमें जो पैसा आप अपना कैरी करो। नेक्स्ट मैप, ये प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड कार्ड का क्या अर्थ बिना पढ़े बताइए, स्क्रीन पर बन जाएगी, बताइए आप। सर पी मतलब पहले पहले पेड करते हैं। सिंपल से बात कार्ड है जिसमें हमने कि पैसा आपका रखा है। ये, आप किसी बैंक में गए और बैंक में जाने के बाद आपने वहाँ 5,000 जमा किया बैंक को, और बैंक ने आपको आपके नाम से एक कार्ड इशू कर दिया, जिस कार्ड में 5,000 के आपके पास है। अब उस कार्ड में आप पैसा खर्च करना है तो जाके खर्च करो, नहीं खर्च करना है या आपको जोड़ना है तो अपने भी अकाउंट जोड़ना है। वो मतलब वो पहले वो आपका पैसा है, वो बैंक से लिंक नहीं, वो डेबिट कार्ड नहीं, ठीक है, जो आपको वो ऑलरेडी डेबिटेड अमाउंट है, आप वो आपके पास कैरी कर रहे हैं उसको ठीक। और जैसे कि आपको किसी को गिफ्ट देना हो, 5,000 का गिफ्ट देना हो, उनके नाम से प्रीपेड कार्ड बनवा लीजिए, उनको पकड़ा दीजिए, भैया ये पकड़ो आप 5,000 रुपया, आपको जाकर के जो खाना परचेज करना कर लो, आप अमेजन कार्ड देती है सर ये चीज। अमेजन कार्ड में। तो आजकल सर जैसे मॉल वाले सब दे रहे हैं, ये भी बैंक के प्रीपेड कार्ड भी है, जैसे बिग बाजार वाले देते हैं। यस, तो प्रीपेड कार्ड करना और सब कुछ उसको फीचर, बाय यूजिंग दैट कार्ड आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, बट वो लिमिटेशन बहुत लो है। चलिए, सेकंड पैरा है, कस्टमर्स कैन क्रिएट ए प्रीपेड कार्ड विद एन अकाउंट दैट कंप्लाइज विद नो टू कस्टमर। आपको केवाईसी नॉर्म्स को फुलफिल करना है, बैंक में जाकर करते हैं, और आपको इन द टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गिफ्ट वगैरह वगैरह वगैरह। मैम नेक्स्ट, दिस इज द कॉस्ट टर्म, ये क्या हो बताइए। ये होता है सर पॉइंट ऑफ सेल। How it is being used? ये सर अभी मतलब गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। नहीं कार्ड आप कहीं खरीदने जा सर मैंने स्टॉप कर दिया सर। आप बोलिए। गलती हो गई सर, एक्चुअली स्टॉप कर दिया मैंने। आप पहले बताइए, कोई दिक्कत पॉइंट ऑफ सेल तो वही हुआ ना सर, जगह कहीं हम जाएंगे कुछ खरीदने के लिए, अगर हम मॉल में ही जाते और हैं। इनको बोलने दीजिए, आप इसलिए मैंने बोला कि सॉरी हो गया, आप बोलिए पहले। काम कर आप बताइए। जैसे सर अभी तो मॉल सब में भी पॉइंट ऑफ सेल देखते हैं, पेट्रोल पंप पे भी देखते हैं, उसमें कार्ड स्वाइप करके और अमाउंट कट जाते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे कि जितनी मतलब योजनाएं हैं सरकार की, वो सब पॉइंट ऑफ, जैसे अभी इफको से खाद जो मिल रहा है किसान को, तो वहाँ पे पॉस मशीन का यूज हो रहा है। पीडीएस स्कीम जो है सरकार की, वहाँ पे पॉस मशीन यूज हो रहा है। Let us specific in the transaction of the money. Cost तो आपका समझ, वो कॉस्ट कंसेप्ट वो तब से है जब से मैंने पढ़ाई शुरू की, तब 1992 में
मेरा कंपटीशन। और जब मैं उस वक्त मैं पॉज नहीं जानता, लेकिन जब मैं काम करने बैठा मुझे चला कि पॉज भी एक टर्म, और उसको समझने में मुझे 8 घंटे लग गए। जब मैं रूम में घूम घूम पूछता कि पॉज क्या है, पॉइंट ऑफ सेल की, क्योंकि हम लोग बहुत सिंपल लड़के थे, पटना के थे, दिल्ली में जाकर पूछे तो पॉइंट ऑफ सेल की, तो वो समझ में नहीं पाया, समझने में मुझे लगता 7-8 घंटे। तो पॉज 1992 के पहले का टर्म, और आप भी बोल रहे गवर्नमेंट उसको बहुत काम कर, उसके ऊपर मैं चौंका। इसको गवर्नमेंट आके बोलो उसको एक्सप्लेन कर, काम कुछ नया नहीं कर। पॉइंट ऑफ सेल मतलब वो आपके गली नुक्कड़ पर जा करके वो आपको ये फैसिलिटेट कर रही है, आपको चीज परचेज कर। अब आते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ सेल को, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट, हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट। तो पॉइंट ऑफ सेल को इनेबल किया जा रहा है टू गेट द पेमेंट। अभी क्या था कि पॉइंट ऑफ सेल में केवल सेल परचेज स्पेसिफिक हुआ करता था, कि आपने ये परचेज किया, आपको स्लिप मिल गया, पॉइंट ऑफ सेल, सेल का डिटेल उसमें आ गया, बट द सेम डिवाइस विल एक्सेप्ट द पेमेंट आल्सो। कैसे? आपको ध्यान में होगा आप लोग कि सर्टेन कीज ला करके वो क्यूआर कोड वहां ओपन, आप अपने मोबाइल से स्कैन करके विद सेम डिवाइस और आप पेमेंट करते। तो पॉइंट ऑफ सेल को इनेबल किया जा रहा है टू रिसीव द, ये चीज ये करना चाहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी जगह आप सामान है वहां आप कोई भी सामान अब कैश पे आपको जाने की जरूरत, मतलब जाइए और पेमेंट, वो इतना ही कहा। द पॉज द लोकेशन और सेगमेंट ऑफ स्टेट, जो मैंने कहा कि इस जमाने में कभी समझ नहीं लगा। These terminals were considered checkout counters in malls and stores where the payments are made for a long time. The most common type of POS machine is for debit and credit. बहुत पहले यही था, when customers can make payment by simply swiping the cards or entering the PIN. अब क्या हो गया है, जो मैंने आपको बताया कि अब क्यूआर कोड के थ्रू आप पेमेंट दे सकते, और अब तो ये हो गई है, अब आप केवल स्वैप करेंगे और अप टू 5000 आपके अकाउंट से डिडक्ट। तो क्योंकि हम लोग आईटी फील्ड में है, तो साइबर क्राइम का ये भी ध्यान रखिएगा कि कार्ड को जब आप इनेबल करें कि भाई स्वैपिंग फैसिलिटी, तो अपने पॉकेट के पीछे ना रखें, बेहतर हो कुछ ऐसा इन्वेलप में डाल के रखे कि वो नॉन मैग्नेटिक या मैग्नेटिक को क्रॉस नहीं करे, नहीं तो आप खड़े रहेंगे क्यू में और आपके पीछे कार्ड स्क्रैच करके पैसा निकल जाएगा, आपको पता नहीं, ठीक है। पॉकेट में रहेगा तो भी तभी केवल आप नजर सामने होनी चाहिए, पीछे आप बैठ करके हमारे इनको ये अगर जानते हो तरीका तो नहीं, दूसरा समझ लेंगे आपके पॉकेट में, और भरोसा नहीं कभी निकाल कर रख के देखिए निकाल। सर वो मेट्रो में जब लोग यात्रा करते हैं तो जो लोग परमानेंट होते हैं तो कार्ड मेट्रो का बना लेते हैं और अपना वैलेट को सटा करके आगे बढ़ जाते हैं, प्लेस करते हैं। तो आज हम एक बहुत लेटेस्ट एक मतलब देख रहे थे, इंस्टाग्राम पे चल रहा है या फिर गूगल न्यूज पे देख रहे हैं, मतलब चाइना में हाथ को ही मतलब ऐसे लग रहा है पेमेंट उनका हो गया। चाइना का बस तो आपको सीधे जो रोबोट बना मतलब इस तरह का पोस्ट चल रहा है। चाइना किस डायरेक्शन में जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन शायद मतलब वीडियो दिखाया वो मानवता के प्रति नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग बहुत कॉमन है, जो हम सब जानते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में क्या है कि आपका जो आपके पास अकाउंट डिटेल होना चाहिए, यूजर पासवर्ड के थ्रू आप पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो बहुत कॉमनली यूज्ड है आज के दिनों में, एनईएफटी, आरटीजीएस और एनईएफटी वगैरह बहुत कॉमनली यूज्ड है।
इसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द मोबाइल बैंकिंग। मैम नेक्स्ट मोबाइल बैंकिंग की पता है कि आपके पास हर बैंक में, हर बैंकर्स ने एक ऐप बना के दे रखा है जो आपके मोबाइल पे डाउनलोड होता है, उसके आधार पर आप सारा पेमेंट करते हैं। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग आप मोबाइल से भी कर सकते हो और अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो, बट द मोबाइल बैंकिंग यू हैव टू डू विद द मोबाइल फीचर्स ओनली या टैब। तो ये इसमें तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो। नेक्स्ट माइक्रो एटीएम के बारे में मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है। ये भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की तरह है जो हर कहीं पर आज के दिनों में अवेलेबल है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा बिफोर एंडिंग दिस सेशन। फास्टर पेमेंट आज के दिनों में क्या है? यूपीआई। सॉरी सर, यूपीआई। आप कह सकते हो डिजिटल पेमेंट इज द फास्टेस्ट वे टू ट्रांसफर द मनी, बट अगर डिजिटल पेमेंट में ही बोलोगे तो which one is the fastest? Yes. QR कोड भी तो One, QR कोड नहीं पे वो सबसे कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबिलिटी सब लोग के पास। आपको लगता है कि डिजिटल पेमेंट विल रिप्लेस ऑल द कैश इन कमिंग डेज? दिस इज अनदर क्वेश्चन। Not 100% सर, कुछ दिन नहीं है। आप लेकिन अगर बताइए। ये साइबर सेक्टर अब उनके पास विकल्प भी नहीं करते हैं, तो वैसे ही करते हैं, डर तो खत्म हो। आप नहीं, जैसे कि डर खत्म नहीं हुआ सर। अभी जैसे कि हमारा ही मोबाइल हमने किसी को दिया, मन करके दिलाई तो बात करते हैं। हम बात करने ऐसा में तो हाँ नहीं बोलना नहीं चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी, अपनी मोबाइल और अपनी पत्नी, ये तीन चीज किसी को नहीं दे सकता। अगर वो दिए तो आप अपना हाथ पे खुद तोड़। नहीं, लेकिन जैसे कि जैसे कोई बात और नहीं, वो एग्जाम्पल ही नहीं है। नहीं जैसे क्या मतलब? once it has to install, install it। हर ऐप प्रोटेक्टेड होता है। आप ये सोचिए ना कि आपने अगर एक मौका दिया कि वो उसको थर्ड पार्टी एक्सेस कर रहा है, बात खत्म हो गई। आपको भैया आप पैसे को बिछाड़ के पीछे रख सकते हो, तकिया में घुसा कर रख सकते हो, आटे के ड्रम में रख सकते हो, तो पैसा आपका चोरी नहीं। तो आप अपने मोबाइल को आप ये इंश्योर करो कि आपका मोबाइल आपका ही सिग्नेचर, नॉट योर चाइल्ड एंड नॉट योर वाइफ। नहीं, हमारे हम ये बोल रहे हैं कि मान लेते हैं हम किसी को दिए तो उसने मतलब एक्सेस कुछ आया, उसको एक्सेस दे दिया। जैसे दुकान परचेज किए, वहाँ वहाँ वो लोग चेक करने के लिए वहाँ चेकिंग, और जैसे कि जहाँ हम काम कर रहे हैं उन्होंने मोबाइल, या फिर जो लोन आपको नहीं देना है। अगर आप देते हो, आप साइबर क्राइम की कैटेगरी में ड्रॉप और आपके साथ कोई भी घटना कर सकते हैं। अगर आप इतने हम्बल हो कि आपसे कोई मोबाइल मांगे, आप मुझे बताओ आपकी कोई गाड़ी कोई मांगे तो आप दे दो। आई मीन टू से आप छोड़ दो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई माने ये कोई अगर किसी के मांग लेगा कि नहीं आप अपने पति को दे दो, आप पति को दे दो। गाड़ी और उसमें अंतर गाड़ी और पति में अंतर है। सिंपल सी बात है कि आप नहीं कर सकते हो आज के दिन। अगर आप ऐसा करते हो तो आप यू आर डूइंग नथिंग बट एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
नहीं, अगला दबाव बनाना है कि मतलब क्या होगा, कोई आप दीजिए थोड़ा। आप दबा कर बोलते आपका करते फोन है मेरे पास मोबाइल ठीक है, बात दबा ऑफिस आप दबा बनाइए और आप बोलने को तैयार है। चलिए आइए, पहले ही सकता है कि नहीं? क्वेश्चन ये था कैश रिप्लेस हो सकता है कि नहीं। लेकिन सर आपको मैडम ने कहा कि पार्शली हो चुका है, लेकिन और कुछ कहा। लोग डरते क्यों? लोग डरते वो है जिनके पास, उनको ये पता है कि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट इज नाउ ऑन रिकॉर्ड। सर मुझे 120 करोड़ की आबादी है, हम लोग के पास इंटरनेट सिर्फ है, कितने लोगों के पास है? अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे कैश को तो किससे करेंगे? मेरे पास नेट एक्सेस होना चाहिए। 120 करोड़ की आबादी में कितने के पास है जो नेट एक्सेस होगा? देखिए आपका क्वेश्चन मुझे नहीं पता कि ये सोशल है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट का, नहीं इकोनॉमिकली है बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ। लेट मी आंसर था। भारत का ऐसा कोई कॉर्नर अब आज के दिनों में नहीं है जहां पर पार्शियल इंटरनेट नहीं। मैं फुल इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, फुल स्पीड बात नहीं कर रहा। भारत का ऐसा कोई कॉर्नर अब नहीं है जहां पार्शियल हो सकता है वो स्पीड आपका 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, अलग। बट भारत का कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, कुछ चीजें लर्न की जाती है, कुछ चीजें लर्न जबरदस्ती। जब आपके सारे विकल्प बंद हो जाते हैं, आप सीख जाओगे कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना। अब सेकंड, मेरी माँ 80+ की, वो बेचारी शायद, हमको नहीं लगता है कि अपने जीवन में मतलब 3/4 जीवन में मोबाइल देखी हुई, या जब मोबाइल जब आया था तो वो शायद बेचारी उससे एलोपी रहा करती। फादर हम लोग को छोड़कर चले गए, उनके पास हम लोगों ने कोशिश की सिखाने की मोबाइल, और एकदम पढ़ी लिखी नहीं है मेरी माँ, सिवाय इसके कि वो कुछ शब्दों का ज्ञान उनके पास है। और आज वो स्मार्टफोन का फीचर शायद हमसे बेहतर जानते हैं। हम ज्यादा व्हाट्सएप पढ़ते हैं, और वो सब कुछ जानती है कि अपने फोटो से कैसे बात करना है, उससे कब कनेक्ट होना है, कब रिमाइंडर लेना है, सब। तो चूंकि आपके पास दरवाजा ओपन है, इसलिए आप एवेल कर आराम से कर सीखेंगे। देखिए जिस वक्त आपके पास सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, आप सीख लोगे कैसे। और हिंदुस्तान में अब आज के दिनों में भुखमरी बहुत बॉटम पॉइंट पर है, इतनी बड़ी आबादी के बाद शिक्षा भी बहुत बॉटम पर, और शिक्षा भी बहुत बॉटम पर। इतने लोग अब बहुत शिक्षित हो चुके हैं, आपका मोबाइल यूज कर करके आराम से वो आपको पेमेंट ले सकते हैं। मामले रिक्शा वाले ले रहे हैं, अब आपसे रिक्शा वाला पेमेंट ले रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा गांव काफी रिमोट इलाके में, आदिवासी इलाके में, वहां रिक्शा वाले पेमेंट लेते, खुदरा आपके पास नहीं, चिंता नहीं, वो बेचारे खट 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 करते। ऐसा नहीं, इसलिए कैश रिप्लेस करेगा। रिप्लेस तब तक नहीं होगा जब तक कि मानसिकता नहीं बदलेगी। लोग ये भय है कि अगर हम खर्च करेंगे तो हमारा सारा खर्च ऑन रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट कल पूछ सकती इतना पैसा आपके पास आया कहाँ खर्च करने के लिए। ये लोग बात भागने की बात होती है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप 1 करोड़ भी खर्च कर, गवर्नमेंट को पूछ सकती नहीं। गवर्नमेंट को भी खर्च पकड़ने के लिए 100-200 करोड़ वाले को पकड़ने, तो आपको पकड़ने नहीं आ रही है, आपको ठीक है। तो इसलिए कैश रिप्लेसमेंट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, मैम एक स्लाइड आपको और लेना है, ठीक है। मैं लेट हूँ लेकिन मैं इसको खत्म करके जाऊँ। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कितना सेफ है, आप कितना मानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कितना सेफ मानते हैं आप बताओ। मोबाइल पे डिपेंड करता है आप कौन सा मोबाइल एक यूज चीज को आंसर
अकाउंटेबिलिटी आपकी भी है कि आप पासवर्ड इनेबल उसको रखो, बायोमेट्रिक्स इनेबल रखो। कुछ अकाउंटेबिलिटी आपकी भी है, तो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आप दूसरे को नहीं देना, मतलब किसी को देना इज वन थिंग, बट चोरी होना, स्नैच होना इज अनदर थिंग। इसलिए आपको ये चीज रखनी पड़ेगी कि आपका ये चीज इनेबल हो, जब तक वो डिसेबल करे तब तक आप उसको फिर से रिट्रीव करो। ये चीजें होनी चाहिए। कौन सा एनबीएफसी काम करती है इंडिया में डिजिटल पेमेंट के लिए? एनपीसीआई, 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 नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन। दैट इज द यूनिट वो फॉर्म्स ईपीएल। ठीक है, बट जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो रेगुलेटरी बॉडी एक ही है इंडिया, आरबीआई। एनपीसीआई भी उसके अंदर नहीं काम करती है, बट केवल आरबीआई उसको करती और बैंकिंग सेक्टर का वो तो आरबीआई से ही है। है। एंटायर ट्रांजेक्शन बैंकिंग और नॉन बैंकिंग बोथ आरबीआई। सर आरबीआई किस मंत्रालय के अंदर है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। तो फिर हम ये भी तो कर सकते हैं फिनांस डिपार्टमेंट। वित्त मंत्रालय रिलेटेड डिपार्टमेंट नहीं है। वित्त मंत्रालय सलाह देती है, इसको कानून बनाती है, बट वो एक्सक्यूशन वो डायरेक्ट नहीं है, तो आरबीआई। मतलब उनको भी कुछ कहना होगा, लाइक मैं जैसे सीएम को भी कुछ कहना होता है, चीफ सेक्रेटरी को कहना, और चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी निकालते, सीएम चिट्ठी कभी निकालते हैं, हमने देखा है। वही चीज वहाँ फिनांस डिपार्टमेंट कुछ बातें नोटिफाई करेगी, उसको इनकॉर्पोरेट और एक्सक्यूशन आरबीआई तो रेगुलेटरी बॉडी को लाती है। कोई और क्वेश्चन हो तो बताइए। मैं मिला आपको सर आरबीआई ने डाटा ए हाँ बताइए। आरबीआई सर एक क्वेश्चन, उसमें ना पहले समझ सर आरबीआई ने डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट लाया था, तो पर्पस क्या है सर? ये वो और इसमें पता नहीं चला सर। करेंसी तो ठीक है हम लोग, ये वो डिजिटल करेंसी जो हम लोग अभी पाए हैं, तो वापस कैश हो गया, बिटकॉइन हो गया या अदर उसी तरह का ये रुपीज में लाने वाली है। मिक्स मत कीजिए। बिटकॉइन इज डिफरेंट, हाँ, डिजिटल करेंसी इज डिफरेंट। उसी का कॉन्सेप्ट इसको डिजिटल करना करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले, हालांकि ये मैडम मोदी ने कहा था कि भाई प्योर टॉपिक में जा रहा है, 2 साल पहले एक बजट में एक विजन लाया गया, साल याद है, और उसमें डिजिटल करेंसी सर्टेन बैंक्स को राइट दिए कि आप डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर। डिजिटल करेंसी इज नथिंग बट जो अब तक आप करते आ रहे हो, ये एक तरीका है गवर्नमेंट का आपके पॉकेट से फिजिकल पैसा को बाहर। गवर्नमेंट करती है कि जो फिजिकल पैसा आपको पॉकेट के अंदर रखे तो आप सीधे सीधे जमा कर दो, और उसके बाद डिजिटल करेंसी का सीरीज और उसको आप लोग बैंक, कुछ बैंक में अलाउ किया गया है लेना, वो केवल 6 बैंक एक बार के केवल 6। वो क्या करते हैं कि जैसे आपका ट्रांसफर हुआ, मान आपके पास पैसा है, तो आप कभी भी फिजिकल पैसा आप नहीं ले पाए, वो ट्रांसफर भी होगा तो आपको डिजिटल टर्म्स में मतलब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है, वो 2 लाख रुपया और ट्रांसफर हुआ 3 लाख, आपका डिजिटल करेंसी क्रिएट हो गया, उसका जो नंबरिंग है, अमाउंट नंबर, उसको आप जो आप ये फिजिकल चेक पर फिजिकल करेंसी पे देखो नंबर सब, वो एक अलग जनरेट होकर करके वो आपके अकाउंट में डिलीट हो जाता है कि ये जो नंबर के नोट्स हैं आपके अकाउंट में,
पास आपके गेम आ रहा है सर, तो डिजिटल ये तो बहुत इजी है सर, वो तो सुनने में भी हमको अभी भी स्टिल आई एम नॉट कन्विंस कि उसका पर्पस क्या सॉल्व कर रहा है एक्चुअली। तो करेगा पर्पस उसका हम वही नाम करेगा एकदम करेगा। जो तो बिटकॉइन इतना इनेबल फीचर करेगा ना कि आपको 10 रुपए लेना है हमसे, ठीक है हम 10 रुपए आपको दे देंगे आपको फिजिकल, लेकिन यू कैन नॉट एबल द फिजिकल। समझ गया सर, मैं बोलूंगा आपको, आप हमको यूपीआई से कर दीजिए। हाँ उसका पर्पस यही था कि वो बिटकॉइन लेकिन उसका पर्पस गवर्नमेंट केवल इतना ही है कि दिस वे और दैट वे वो आपको धकेल रहा है कि आप डिजिटल की तरफ जाओ, धकेल रहा है। प्रिंट कम करना पड़ेगा करेंसी। एक कंट्री है जो केवल डिजिटल पेमेंट ही करती है, एक साउथ वहाँ करेंसी नहीं। साउथ अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ सारा कुछ ये बिटकॉइन में ही और ये बिटकॉइन इज डिफरेंट। मतलब उसी मतलब डिजिटल करेंसी में ही वहाँ हो गया है। एक बहुत छोटी कंट्री है वेस्ट इंडीज के पास, जिसमें फिजिकल करेंसी एकदम हाँ सारा कुछ उनका इसी डिजिटल पे ही है। डिजिटल। चलिए अब आते हैं हम लोग इस पर डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस वर्चुअली है क्या आपको तो बताओ। आप दोनों ही पार्टिसिपेट हो क्या? आप लोग इंटर्न है सर, इंटर्न है। बताओ डिजिटल पेमेंट क्या है, सॉरी डाटा एनालिसिस क्या है ये बताओ। सर डेटा एनालिसिस है कि कोई भी बिजनेस में हम काम कर रहे हैं और मुझे चाहिए, मैं अपने बिजनेस की बात करता हूँ सर, मुझे ऐसा एनालिसिस चाहिए कि चलो पटना में कितने सारे हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, ये हुआ मेरा डेटा एनालिसिस। वो मैं कहाँ से उठाऊंगा? मैं एमसीए के डेटा पे जा सकता हूँ। मैं चलो ठीक है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो कि डेटा देती है, फंड टू डेटा। अब जाके वहां से मेरे को डेटा का एनालिसिस चाहिए कि कितने सारे लोग हैं जो कि डिसीजन मेकर्स है फॉर दैट पार्टिकुलर कॉर्पोरेट, जिसको मैं जाके टारगेट कर सकता हूँ। और सारे बिजनेस के लिए अलग होंगे सर। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या है? इन्फॉर्मेशन जो मेरे को चाहिए, डेटा जो बल्क में पड़ा हुआ है। फिजिकल पे और इंफॉर्मेशन नॉन फिजिकल पे। दोनों फिजिकल और नॉन दोनों। डाटा तो पेपर वर्क पे भी होता है इंफॉर्मेशन। डेटा की इंफॉर्मेशन, थोड़ा मैम लाउडली बोलो। डेटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। डेटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है या जनरेट की जा सकती कलेक्ट एंड जनरेट दोनों सही है। both are mutually related, right? है। चलिए थोड़ा सा डेटा एनालिसिस प्लेज ए vital role in the today's data driven world. आप लोग सब कोई गूगल पे पोर्टल है, एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं है जो गूगल पे एक्स्ट्रा कुछ करे, ये भी एक साल के पास है पहुंच है। तो आप ये फील करते हो कभी कि कोई चीजें जो कि आप 1 से 2 दिन आपने देखा, 2 दिन मान लीजिए आपने जूता सर्च किया, कौन सा जूता, और तीसरे दिन जब आप सुबह उठोगे तो आपके पास जूतों के ऐड का भरमार होगा और जूतों के फीचर्स के बारे में आपके पास अलग अलग गूगल के न्यूज में एवं अखबार जो उनके आते हैं उस पर भी आपको जूते के फीचर्स के क्लिप अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूज। जूता में इनको अवार्ड मिला, वो जूता इतने स्टॉक में थे, इतना इनका, मतलब उससे रिलेटेड सारे चीजें आपके पास वर्चुअली होता है। जब आप सर्च कर आपके साथ बहुत सारे डाटा गूगल अपने पास खींचता है और वो डिटरमाइन करता है कि आप किस एज ग्रुप की
वो ये भी डिटरमिन करता है आपका चॉइस क्या है, तो ये भी डिटरमिन करता है कि आपका बजट क्या है, कि आप उतना ही खोज रहे हो इसमें, अकॉर्डिंगली वो प्लेस कर देगा उसको सारी इंफॉर्मेशन। वो जो डाटा 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 जो खींचता गया वो सारे डाटा को उसने प्रोसेस, वो इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट प्रोसेस, क्योंकि आपने अपने स्टाइल से प्रोसेस किया, आप अपनी जरूरत से प्रोसेस, आपने उतना ही उठाया जितना आपको जरूरत थी, हमने वो उठाया जितना हमें जरूरत, और उसके हिसाब से सब लोग अपना अपना इंफॉर्मेशन बना लिए, सब लोग अपना अपना यूज कर। पहले पढ़ाया जाता था MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब शायद उसकी पढ़ाई रिलीवेंस नहीं रही, हटा दी बहुत सारे। So data analysis is pivotal role in the today's data-driven world. It helps organizations harness the power of data, enabling them to make decisions, ठीक है, optimize processes and gain a competitive edge. आपको ये बता दें कि ये जितनी चीजें अब हो रही हैं, मैं लीक्स हट कर बता रहा हूँ आपको, जितनी चीजें आज हो रही हैं, सारी की सारी चीजें AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप ये याद रखना कि जो काम आज आप कर रहे हो, आने वाले दिनों में आपको 10 टाइम्स 10 टाइम्स स्पीड से 10 टाइम्स स्पीड से आपको वो वर्क करने की जरूरत, क्योंकि AI आप कुछ नहीं करता है, वो आपके इंटायर चीज के एल्गोरिथम को मैनेज कर रहा है, इंटायर चीज के एल्गोरिथम को मैनेज कर इंटायर चीज के एल्गोरिथम को मैनेज कर रहा है और एक लॉजिक एल्गोरिथम डेवलप कर रहा है, और उसके आधार पर काम, अब उसके आधार पर ही आपका इसी डाटा के आधार पर, स्लाइड में बहुत नहीं अभी जाएंगे, इसी डाटा के आधार पर आज आने वाले दिनों में अब ये होगा कि आपके बारे में डॉक्टर्स के यहाँ, जब आप डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाएंगे तो वो आपका सारा रिकॉर्ड आपके सर पर रख देंगे, इनको किस डेट में फीवर आया था, उन्होंने क्या क्या दवाइयां यूज की थी, और आज के दिनों में जो उनकी स्थिति है, उनको कौन सा पैरासीटामोल यूज करना है, कितना करना है, और करना भी है कि नहीं ये भी तय। डॉक्टर्स केवल आपके डाटा को पढ़ेंगे स्क्रीन पर, सजेशंस AI का होगा, क्योंकि वो AI जो आपको डाटा डिटेल देगा, जो सामने रखेगा इंफॉर्मेशन, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि उससे अटैच जितने भी वो एक्सपर्ट्स डॉक्टर है, उसका उसको ओपिनियन, मतलब वो ये बताएगा कि आपको मेडिसिन अब लेना है, इस कॉम्बिनेशन का लेना है, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम है, उस 5 कॉम्बिनेशन में जो यूजुअल 10 mg का एक कंपोनेंट मान लीजिए 10 mg का है, वो आपको 2 mg का ही लेना है, बाकी सब 8 का लेना है, तो ये कॉम्बिनेशन के बाद अब, इसलिए आप ये समझो कि डाटा एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट, आपके एक एक इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर रहा है, वो एक्युमुलेट कर रहा है, और बेस्ड अपॉन दैट वो अपने सजेशंस पुट करता है। आज लेकिन हम भी मोबाइल सर यूज कर रहे हैं, और गूगल पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका जब सर्च करते हैं कुछ आता है, तो ऐसा हम लग रहा है कि जैसे उसमें कुछ प्रोग्रामिंग करके पहले ही से मतलब है कि मतलब वो चीज ये दिखाना है, तो ये चीज हम देख रहे हैं कि ये हो। कुछ ऐसा नहीं, ऐसा ही आपका जी चैट तो क्या है, AI
एआई पर भी नहीं जाएंगे क्योंकि मतलब ये जस्ट कोई प्रोग्रामिंग, कोई व्यक्ति डाटा कर दे और उसी को अकॉर्डिंगली वो बोलेगा, आप भले ही सच बोले लेकिन वो कहेगा नहीं ये है। तो ये हम कहना चाहते इसको इतना हल्के में मत लीजिए। हैं। हल्का में नहीं, मतलब ये जो हम देख रहे हैं, मतलब ये जो आपके पास observe कर रहे हैं वो अभी जो प्रोडक्ट सामने आ रहा है ना, उसके वर्ल्ड के बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी पर वैलिडेट करती है, और तब थ्रू वो ऐसी वैसी एजेंसी नहीं है जो कि ऑडिटर ग्रुप में वर्क कर रही है। इसलिए आज के दिनों में अगर जॉब है ना, तो डाटा एनालिसिस पर बहुत बड़ा जॉब। देखिए साइबर सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा जॉब, एआई पर बहुत जॉब, आपके डाटा एनालिसिस में बहुत जॉब। डाटा एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि आप एक, अगर आप मेडिकल टर्म से बात करें, एक पेशेंट की कितने पैरामीटर पूरे बॉडी में बताइए आप। अभी बताइए 10,000 कितना? 10,000 उससे ज्यादा। मतलब पैरामीटर 10,000 That is in मतलब lakhs. Sir, that is in lakhs. हम जिसमें ये कि 2-3 हजार डायरेक्ट है और रिमेनिंग इनडायरेक्ट। इसी 2-3 हजार के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रिमेनिंग डाटा डिटरमाइन होती है। डाटा एनालिसिस कितनी बड़ी चीज है, इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। इंडेक्स में चलिए डाटा प्लेन में स्टार्ट करें। डाटा एनालिसिस द कंपास दैट गाइड्स डिसीजन मेकर्स थ्रू अ सी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपका जो समुद्र है सूचनाओं का, वो उसके थ्रू आप डाटा एनालिसिस करते हैं, और जो इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशंस को to base their choice on concrete evidence rather than the intuition or guessing। वो गेस वर्क नहीं करने देते, उनके पास डेटा होता है, उस डेटा के आधार पर वो काम करते हैं, और उस डेटा के आधार पर ही आने वाले 10 साल का वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तय करें, या मेडिकल फील्ड की तैयारी करें, या सोशल की तैयारी, वो उनके आधार पर करता है। अगर हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, तो इन बिजनेस दिस मीन्स मेकिंग बिजनेस मोर लाइकली लीड टू सक्सेस। जितना बढ़िया डिसीजन हम लेंगे उतना ही चांसेस होगा सक्सेस का। ये गारंटीड नहीं है, बट दैट इज चांसेस, मोर चांसेस। whether choosing the right marketing strategy, optimizing supply chains और launching new products। ठीक है, आप किसी कस्टमर के अपकमिंग कस्टमर्स का अगर आपको टेस्ट पता चल जाए कि आने वाले दिनों में बाजरा की ही रोटी को पसंद करेंगे, तो बाजरा का बहुत सारे फ्लेवर्स आप तैयार करना शुरू करें, सो दैट मार्केट में उसकी कमी ना रहे। ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो by analyzing data, decision makers can access various options, potential risks and rewards, leading to better choices। मतलब वो आपको फुलफिल करने, आपको वो अप्लाई कराने के लिए बात। नेक्स्ट, दिस इज द इन्फॉर्म, दिस इज द बैक हो गया मन बैक, ये इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग है। और देखिएगा, दिस इज इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट वन बैक, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। डाटा अगर सही अवेलेबल हो तो आपके ऑपरेशनल को एफिशिएंट बनाता है, आपके ऑपरेशन सिस्टम को एफिशिएंट बनाता है, बिकॉज ये आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस को अवेलेबल करवाता है। नेचुरली जब डीपर अवेलेबल होगा तो आप बेहतर काम करेंगे। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को भी वो आपको प्रमोट करता है। मतलब कि अदर कंपनीज की जो डाटाज है उसको आप उठाते हैं। मैं अदर कंपनी डाटा के बारे में केवल ये बोल रहा हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, या स्कूल भी हो सकते हैं, या एनीथिंग। आप जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, सपोज ये बीआईए है, बीआईए को भी चाहिए कि वो बीआईए के पैरेलल में जितनी भी एसोसिएशन है बिजनेस लाइन की, इंडस्ट्रीज, उसके डाटा उठावे और उसमें वो कितना बेहतर काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उसको एनालिसिस करें और यहाँ पर उसको डिटरमिन करें, यहाँ इनकॉर्पोरेट करें। सेम वे में यहाँ का भी डाटा उठा के वहां, ये एक गिव एंड टेक प्रोसेस है, और ये तभी थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग या
डीप अंडरस्टैंडिंग है। यानी या हम लोगों ने जो बनाया है वो कंप्लीटली एक मार्केटिंग बनाया है। The organizers can identify opportunities and threats by the analyzing market, consumer behavior and competitor performance. They can pivot their strategy and respond effectively, staying one step ahead. थोड़ा एक कदम आगे रहने के लिए of the competition. This ability to adopt and innovate based on data insights can lead to significant improvement. तो ये चीजें हैं। तो आपको पहला स्टेप जो था इन्फॉर्म था, दूसरा था इन्फॉर्मेट, तीसरा था कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आपको। नेक्स्ट में अब आइए रिस्क असेसमेंट। डाटा ही आपको बतलाता है कि आप रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिमिलर पैटर्न के डाटा को आप खोज कर लाते हैं और उसमें वैल्यू और सक्सेस को आप एनालाइज करते हैं और बेस्ड अपॉन दैट उसमें सुधार करते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं आपको डाटा। इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन, डाटा ही तय करता है कि आपको किस मद में कितनी पैसे या कितनी चीज की जरूरत है इन्वॉल्वमेंट करने। मतलब आप 2 रुपया वहीं पर लगाओगे ना जहां पर 3 रुपया आने के चांसेस। तो डाटा ही तय करेगा कि आपको कहां पर 2 लगाने और कहां पर आपको 1 पैसा भी नहीं लगाना या कहां पर कितना जाना। तो ये इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन जो है वो डाटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बात सब बुक में वही आ रही है जैसे आपने हमने लिखा कि डाटा एनालिसिस का हेल्प हॉस्पिटल्स एलोकेट स्टाफ एंड रिसोर्स द एरिया विद द हाईएस्ट पेशेंट डिमांड। अब जहां पर जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा पेशेंट होंगे आप मैन पावर को डिप्लॉय वहीं पर करो, ठीक है ना। अब मान लो कि नर्सेज की जरूरत आपको कोरोना काल में नर्सेज की जरूरत बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो आप क्या करते, आप जो नर्स है उनको तो आपने भेज दिया, जो नर्स नहीं है उनको आपने ट्रेनिंग दिया ताकि वो नर्स को रिप्लेस कर सकते, वो उसके क्या फिलर का काम कर सकते। और फिर आपने ये डाटा ही था ना, उसको ये बताया गया कि आपको अभी के स्ट्रेटेजी को बीट करने के लिए क्या करना और अकॉर्डिंगली आपने चेंज। ये वही करता। फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिसिस कैन हेल्प हॉस्पिटल्स एलोकेट स्टाफ and resource to the area with the highest patient demand, ensuring that patient care remains efficient and effective. मैंने कुछ मार्केटिंग से कुछ हॉस्पिटल से मिक्सअप करके अपनी बात को रखने की कोशिश। नेक्स्ट मंथ बेस्ड अपॉन डेटा एनालिसिस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और आपको मैं बता दूं एक हॉस्पिटल है पटना में कैंसर, जहां मुझे ऑफर आया था मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ठीक है, बाकी अमाउंट मुझे केवल उस हॉस्पिटल का पिछले 2 साल में कौन कौन पेशेंट आए उसका डाटा। आप समझ सकते हो डाटा का इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो जितने भी पेशेंट उनके पास आए थे कंसल्ट करके उनको कौन सी दवा दी गई, उनको क्या बीमारियां थी, दवा किस ब्रांड की दी गई, वो सर्वाइव किए कि नहीं किए, इस सारा डिटेल उनको देना। और उस आधार पर वो बहुत कुछ तैयार कर करके फर्दर उनको वर्क करना था, सो दैट वो एक सॉल्यूशन दे सके और उस सॉल्यूशन को बेच सके बाद। और मैं नहीं बता सकता हूँ कि पैसे कितने मिले, मैं नहीं बता सकता पैसे कितने, सर उसकी कल्पना मैं ना आप करोगे ना मत करो, लेकिन वो डाटा 3 साल का मुझसे मांगा गया था, मैंने पैर हाथ जोड़ करके मांगा। तो एक ये डाटा एनालिसिस एक ऐसा चीज है
जो कि आपके पास होना चाहिए। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी देश और डाटा के आधार पर ही जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात होनी चाहिए स्क्रीन पर। तो डाटा के बेस के आधार पर ही आप क्या क्या कर सकते हैं, आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपको हमेशा पता चले क्या चीज वो एरिया क्वांटिफाई कर सकते हो जहां पर एनहांसमेंट की जरूरत है। इसके अलावा आप अदर थिंग्स जो कि फ्लो ऑफ द मनी कहाँ से ज्यादा आ रहा है, कहाँ डाइवर्ट करना है, कितना घट रहा है, ये सब कुछ तभी संभव है जब आप अपने डाटा को बहुत विजिलेंट होकर के मॉनिटरिंग करो। नेक्स्ट, अब आता है कि डाटा एनालिसिस प्रोसेस क्या है। इसको थोड़ा संक्षिप्त करते हैं कि डाटा एनालिसिस दो तरह की बात है। एक तो आपने कंप्यूटर पर बना बना डाटा मिला आपको, आपने काम कर दिया, और अब अगर अगर आप लोग फील्ड के टच में हैं, मैं बता दूं कि लगभग हर सारे एरिया में सर्वेयर घूम रहा है। ऐसा कोई एरिया नहीं है इस देश का जहां सर्वेयर नहीं, और वो एनजीओ के द्वारा लगाए हुए डिफरेंट डिफरेंट, वो हर गांव में हर दुकान पर जाकर डाटा कलेक्ट कर, आप उनका डाटा फिल्ट्रेशन का एक अलग मेथड, उसकी चर्चा अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे, मुझे लगता है वो 2-3-4 दिन का क्लास में, तो वो डाटा एनालिसिस प्रोसेस जो वो है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अस जो टच कर। हम लोग के पास क्या है कि डाटा कलेक्ट किया है, उसमें एक उठा पटक की वो चीजें निकालें, और वो डाटा का सैंपलिंग कैसे वो उस पर ध्यान दीजिए, उसके आधार पर काम। बट दैट डाटा एनालिसिस प्रोसेस क्वाइट डिफरेंट व्हाटएवर वी हैव जो अभी। अच्छा सर, अभी जो आपने कहा कि वो कैंसर वाला जो था उसमें हमको ये मिला था डेटा एनालिसिस के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाए, तो क्या अभी वो सब प्रोग्रामिंग का चल रहा है, मतलब उनको कुछ सर मुझे डाटा एनालिसिस में कहा डाटा चोरी करके देने, अच्छा ये डाटा एनालिसिस उनको करना, उनको कोई डेटा चाहिए, डाटा उतना बना डेटा उनको लेने में 25 वर्ष लग जाएंगे, जो कि वो 3 साल में डाटा एक बार था। उनको जो 25 वर्ष में लग रहा है, वो चाह रहे थे 3 महीने में सारी काम खत्म हो जाए। तो उसके लिए इनको 50 लाख की जरूरत पड़ सकती है, शायद 1-2 करोड़ खर्च पड़ जाएंगे, तो उसमें समय लग जाए। वो चाह रहे थे कि चट मांगनी पड़ रही है। अब इसमें छोटे छोटे टर्म है, डेटा कलेक्शन वो तरीका, गैदर रिलेवेंट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इंश्योरिंग डेटा क्वालिटी इंटीग्रिटी। दूसरा है डेटा क्लीनिंग, मतलब डेटा रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। तीसरा है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, वो नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपको मतलब डेटा का समझना और उसको पकड़ना भी एक आपकी विजुअल में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जैसे कि प्रोसेस जो डेटा बोले अभी हम लोगों ने, वही मोटा मोटी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। प्रिपेयर द डेटा एनालिसिस बाय इंपोर्टिंग आपको कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, क्योंकि जिस ग्रुप में डेटा आपको रिक्वायर्ड डिजायर्ड है उसको ट्रांसफर कीजिए। फिर मॉडल बिल्डिंग की बात आती है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, किस रूप में आप उसको डाटा को एप्रोप्रिएट बनाते हैं, उस पर आती है। उसमें क्लस्टरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप मॉडल बिल्डिंग नहीं बना सकते। मॉडल एवोल्यूशन भी आप करना चाहते हो तो वो भी आजकल कई तरह के इसमें मेथड्स आए हुए हैं, जिसमें कि रूट मीन स्क्वायर्ड एरर है या एब्सोल्यूट एरर है या बहुत सारी चीजें, इन सब चीजों को लेकर के आपको करना। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन एंड यूटिलाइजेशन, उसकी डाटा होना इज वन थिंग, बट उसको आपको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना
वो उसके लिए आपको टेबल्स विजुअलाइजेशन अदर सभी स्टैटिक डाटा बनाने पड़ते हैं, प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और उसके लिए फिर आपको इफेक्टिव मतलब टच देना पड़ता है, तभी डाटा आपको। फिर डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट क्या होता है बताइए, आपको बहुत आईटी को इम्प्लीमेंटेशन करना डिप्लॉय करना इज द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन इज अ वेरी बिग टर्म। डिप्लॉय करना एक उसका एक कंपोनेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इम्प्लीमेंटेशन पूरा फेजिंग। तो जो आप डाटा आपका उसको डिप्लॉय करना है रियल वर्ल्ड में, ताकि जो आपने मॉडल क्रिएट किया है वो आपका सही पाथ पे है या नहीं है, वो फिर टेस्टिंग वेरीफाई होता है उस प्रकार। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ इससे ज्यादा आप समझने की जरूरत नहीं है कि चलिए थोड़ा सा एप्लीकेशन पर देख लेते हैं, मैं थोड़ा नेक्स्ट कर लीजिए। एप्लीकेशन यही है कि डेटा एनालिसिस वेबसाइट, जो अभी तक जो हमने बातें कही आपको वही चीजें कि ये ऐसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए कौन कौन एरर मेथड्स अप्लाई करने हैं, क्या क्या रेक्टिफाई करना है, डेटा क्लीनिंग कैसे करना है, ये सारी चीज करने के बाद जो सर्टेन एप्लीकेशन जो आपके बनते हैं एक्सपोर्ट कर, उसको एक्सपोर्ट कर लो। नेक्स्ट में नेक्स्ट आपका स्क्रीन नहीं है क्या? छोड़ दीजिए मेरे पास है, मेरे पास नहीं है। लगता है आपके पास कैसे नहीं आ रहा, आप कैसे क्या कुछ भी नहीं। Anyway, तो डाटा एनालिसिस इतना ही कर लेंगे कि एक पोस्ट होता है डीबीए, उनका क्या काम होता है पता है? आईटी फील्ड में एक पोस्ट होता है डीबीए, व्हाट इज दैट? डेटाबेस पे ऑन टॉप ऑफ दैट एनालिसिस करते हैं कि कितने डेटा, बहुत सारी चीजें होते हैं, कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, कितने रिकॉर्ड्स अपडेट होते हैं, कितने डिलीट होते हैं, सब चीज मतलब मैनेज करते हैं वो। मेन उनका ये होता है कि डाटा किसी फॉर्मेट में रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ही मस्ट बी रेडी ऑन ए वेरी शॉर्ट नॉलेज। स्ट्रक्चर डेटा में उनका फुल डिफिनेशन है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, फुल डिफिनेशन ये। और डेटा एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इतना ही बोलूंगा, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आज के कल्पना कुछ भी नहीं हो सकता। बंगम कुमार कोई कुछ कहना तो नहीं, सब कुछ टैलेंट। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो काम चल रहा है, खासकर इंडिया में डाटा लिया, वो हर घर से डाटा लिया है और ये देखा जा रहा है उस इलाके का पानी का क्वालिटी क्या है, एयर का क्वालिटी क्या है, वहाँ अर्थ का क्वालिटी क्या है, मिट्टी का क्वालिटी, वहाँ कौन कौन से रोग पानी से फैले, कौन कौन सी चीजें जो देखने, मतलब वो यूज समझ लीजिए पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके तहत कल जो आपके एआई बेस्ड इनेबल जो कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें आपकी हिस्ट्री जैसे आप बताएंगे कि आप कहाँ पढ़ाते थे, यहाँ वहाँ 25 साल आपने जन्म लिया, सब्जेक्ट टू कि आपको ऑनेस्टली बतानी होगी कि आप पटना से हैं या आपको दिल्ली से, आपको बतानी होगी वो चीजें। जैसे ही सारा पैरामीटर डाला जाएगा एक पूरा एनालिसिस सामने आ जाएगा कि कोई ये प्रॉब्लम हो सकता है और ये प्रॉब्लम के लिए जांच कीजिए और जांच कर उसको ये पैरामीटर, और वो बहुत स्पेसिफिक दवा होगी। अभी हमें फीवर होता है तो हम फीवर पैरासीटामोल खाते हैं, लेकिन कहीं पर 600 mg के खाते हैं, कहीं पर 300 mg खाते हैं। वो आप ये बताएगा पैरासीटामोल और क्या खाने हैं और कितने कितने mg खाते हैं। ये अगर सब कुछ ठीक ठीक चला, आने वाले 10 सालों में से भारत में बहुत क्रांति है, कम से कम हेल्थ लेटेस्ट हो। और तीसरा था ऑनलाइन मॉनिटरिंग, क्या
ऑनलाइन मॉनिटरिंग में आपको मैं नट से नहीं बता दूं कि ये एक सेंसर है, ये एक चिपसेट हार्डवेयर ऑनलाइन मॉनिटरिंग है, जो कि आप उसका उपयोग करते हो टू गेट द रेगुलर चेंजेस जो वहां अकर कर रहा है उसको आप लेने, वो एक फॉर्मवेयर है। जैसे आपको आप ये समझ लो कि बाढ़ आया तो वहां नदी में एक सेंसर लगा सर्टेन जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ता है तो वहां पर क्या होता है कि वो टच करता है तो यहाँ के नोटिस सर्वर को फ्लैश करता है इतनी स्पीड से, मतलब पानी में प्रेशर इतना है, स्पीड इतना है और इतने मिनट की इतने क्वांटिटी में गिरफ्तार, तो ये अनुमान लगाता है कि अगले 1 घंटे में ये पानी कहाँ पर पहुंचा है। दैट इज वन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग क्या है कि आप जैसे बीआईए गेट पर सेंसर लगा अगर पानी पूरे एरिया में सेंसर, तो बीआईए से अगर मैं जैसे ही मैं कैंपस इन करूंगा, फर्स्ट रूम में मैं खड़ा हूंगा तो सेंसर ब्लिंक करके बताएगा सर्वर रूम को सर्टेन इमेज, जो इमेज है वो इमेज वहां पर 30 सेकंड के खड़े में अपने पॉकेट से मोबाइल निकाले, बाएं दाएं देखे, ठीक है, फिर वो 3 कदम आगे बढ़े। वो आपको एक एक पल पे सेंस किया जा रहा है, आपको मॉनिटर किया। तो ये इसमें जो भी काम होता है वो एक सिस्टम जो कि फॉर्मवेयर टेक्नोलॉजी है, जो कि आपको फॉर्मवेयर क्या, सॉफ्टवेयर तो सब कोई जानते हैं, हार्डवेयर सब कोई जानते हैं, लेकिन बीच का हिस्सा फॉर्मवेयर, वैसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर में इंटीग्रेटेड किया और उसको आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, दैट इज। तो वो फॉर्मवेयर का आधार पर सेंसर लगा जो आपके लाइट के बेस पर, जो आपके सेल्स के बेस पर वो रिजल्ट को प्रोसेस करता है। और इसके सैकड़ों एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल, ठीक है। आप माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके आधार पर आप मुंबई में बैठे हैं, अपने घर का फ्रिज को ऑफ कीजिए, आपको सब कुछ जानते हैं बात, घर के फ्रिज को ऑफ कीजिए, घर पहुंचने के पहले फ्रिज को ऑन कर लीजिए, गीजर को भी ऑन कर लीजिए, भैया हम घर पहुंचेंगे तब तक मेरा पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने रोबोट लगा रखा है वो आपको क्लीन भी कर देगा, आपको कारपेट वगैरह क्लीन कर देगा, आपको पानी वगैरह बुक कर देगा, वो आप बैठे बैठे सब कर देंगे। तो दैट इज द मॉनिटरिंग। वहां क्या है तो कुछ नहीं, वहां एक चिपसेट बना वो आपके, जैसा अभी क्यों ने कहा चाइना के बारे में, जी चाइना ने क्या किया है, तो वो मतलब हाथ में लगा, तो वो हाथ में क्या है, वो सब कुछ उनके डिटेल सेल्स करके यहाँ डाल, अब जैसे वो करेंगे, वो रीड करेंगे, वो वैलिडेट करेंगे इनके हाथ, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन होगा। तो उसमें ऐसे किए और जैसे सामान लिए वैसे किए लगता है, या तो वो सेंसर से या फिर जो भी सेंसर उनको modify करके वो हो रहा है। एक केवल आपको बता दूं कि मैं एक स्टार्टअप में गया था, आप लोग के दिमाग में कि आजकल आमतौर पर बच्चे जो है मोबाइल को सीधे सीधे, क्योंकि हम लोग हमारे घर में भी या किसी के घर में भी बहुत इजी होता है, मोबाइल पकड़ा देना, बच्चा से इन्वॉल्व रहे, बाकी हम अपना काम करते हैं, और जब उनको यूज हो जाते हैं तब उनके लिए मोबाइल छीनना बड़ा डिफिकल्ट, तब फिर उनको पानी याद आ जाता है कि हमको करना है। तो अब ये हो रहा है कि इस पर काम कई सेक्टर में लोग कर रहे हैं, वो भी एआई बेस्ड, कि जब बच्चे हाथ टच करेंगे और आपने अपना इंटरफेस पर एनेबल कर रखा है तो मोबाइल लॉक। तो मैंने सजेशन दिया था एप्पल को शायद 1 साल पहले कि बिल्ड अ सिक्योरिटी सिस्टम कि मेरा आईफोन अगर दूसरे के हाथ में है तो मैं जो चाहता हूँ वो चीज ना दिखे। लेट्स से कि सर मेरे पास एक ऐसी फोटो जो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को देखे। टेक वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने ये माइक दे दिया मेरी वाइफ को, भले ही उसके पास ऐसा अनलॉक है, लेकिन वो उसको मेरे मोबाइल को पता है कि अजीत के हाथ में नहीं है, वो मेरी वाइफ के हाथ में, वो फोटो कभी नहीं दिखेगा। ये मैंने सजेशन ये दिया था। 100 थोड़ा पॉसिबल नहीं है, उसमें दिक्कत क्या है, खुदा ना खास्ते कोई प्रॉब्लम आपके हाथ में आया कुछ तो मुश्किल में पड़े,
तो एक पैरेलल बॉडी की बात होती है, जैसे वाइट बेबी का एंगल बॉडी जो कि उसको पैरेलल बात करते हैं, बट वो एक अलग बात है। अभी क्या है ना, मोबाइल आप हम यूज कर रहे हैं, हम छोड़कर चले गए, और जैसे ही बच्चे का जो फिंगर है वो जैसे इस पर टच किया, तो जो चीजें बच्चों को नहीं देखनी चाहिए या बच्चे को जो आप डिसअलाउ किए नहीं, वो चीजें स्वतः ना हो। इस पर अभी कई कंपनियां बहुत तेजी से काम कर, लोकल लोग भी चाहे तो काम कर सकते, बड़ी कंपनियां भी नहीं काम कर, पता नहीं क्यों उनको लगता है कि उनका मोबाइल का सेव कर सकते। सीरियसली सर, मैंने ट्वीट किया था 1 साल पहले लगभग, मेरे को एक भी रिप्लाई नहीं आया उनसे, जबकि मैंने गूगल को अब काफी तो करता हूँ तो रिप्लाई आता है, लेकिन एप्पल से अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं आया। इसलिए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ, आप परमिशन है? और सर अभी जो पूछ रहे थे सर, वो सुविधा का पेमेंट, उसको पाम पेमेंट करते हैं और वी चैट से उसको कनेक्टेड रहता है, उससे पेमेंट बात पेमेंट नाम अलग बात। नहीं, वो जो दिया गया है। अरे आपका क्या है, आपको आपकी स्थिति में है कि आपके बच्चे घर से निकलते हैं, बच्चे के बड़ी मुश्किल से उठना है, बच्चे लिए क्या क्या दिन भर की हरकत की सारी चीज सीखना है। बच्चा कब रोया, बच्चा कब सोया, बच्चा स्कूल में सोया था कि नहीं सोया था, घर में सोया कि नहीं सोया था, स्कूल में डांट खाया कि नहीं खाया, एक एक चीज उसके सेंस पर आ, आप उस चीज को आप उसको एक्सेस करो, बच्चा नहीं होता। तो ये एक ऐसा चीज है ना जो बियॉन्ड द रिकॉर्ड, एक ऐसा चीज है जो माँ का बच्चे का टच खत्म। अभी माँ बच्चे को गोदी में लेकर पूछती है कि बेटा क्या हुआ? कैसे हुआ, बच्चा भी अपनी खुद की आवाज बताता है। कल तो ना माँ बता रही, माँ को पूछने का माँ भी सोचेगी कि अच्छा रात में ऑन करके देख लेंगे, बच्चा भी अपना घर में आकर सोचेगा। लेकिन ह्यूमन टच पता नहीं, हमें लगता है कि ये कुछ चीजें को कंट्रोल करने की जरूरत है। टच की बात नहीं सर, मतलब गवर्नमेंट या जो लोग भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो टेक्निकल या ये वो लोग चाहते हैं कि हर आदमी का सोच या उस पर निगरानी करना या फिर उसको यूज करना या थ्रो करना, जस्ट इस तरह की जॉर्ज सकते हो। आपका कार्ड दे दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कैसे डालूं?